नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आप सीधे भारत मंडपम से स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार है और अगले 12 घंटे बाद यहां बैठकों का दौर जारी होगा। इसके लिए G20 के लगभग सभी नेता यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहां से कुछ किलोमीटर दूर 7 लोक कल्याण मार्ग पर दो बड़े लोकतंत्र के नेताओं की मुलाकात हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच यह मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो बाइडेन भारत पहुंचते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर इस बैठक के लिए पहुंचे। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक से बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई, कई डील्स के बारे में जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन इसी बैठक में G20 का एजेंडा भी सेट हो गया। ये वो बैठक है जिससे चीन और रूस ने दूरी बनाई है, लेकिन जब राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो चीन और रूस की निगाहें भी उस मुलाकात पर थी। क्या निकला इस मुलाकात से जिस पर चीन और रूस के शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन नजरें गड़ाए बैठे थे? एक रिपोर्ट देखिए और समझिए ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मोदी के मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आ चुके हैं। इंडिया के दामाद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंच चुके हैं। मोदी की नंबर 1 फैन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी भी आ चुकी हैं। मोदी के एक और दोस्त एशियन जायंट जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी दिल्ली पहुंच गए। हिंदुस्तान में दुनिया का जमावड़ा लगा है। मोदी के दोस्त भी, दुश्मन भी, विरोधी भी, समर्थक भी सब पहुंच गए हैं। पर सवाल यह है कि G20 की इस मीटिंग से भारत को क्या हासिल होगा? G20 की इस मीटिंग से भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में कैसे उभरेगा? G20 की इस समिट के जरिए भारत दुनिया के विकासशील देशों की आवाज कैसे बनेगा? मोदी की डिप्लोमेसी से कैसे दुनिया में गरीब देशों की आवाज सुनी जाएगी? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। मोदी और बाइडेन की मुलाकात को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी देख रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निगाहें भी इस मुलाकात पर हैं। ये दोनों भले ही भारत ना आए हों, लेकिन मोदी बाइडेन की मुलाकात को देख रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात बहुत कुछ तय करने वाली है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंच गए। यानी ना कोई आराम, ना कोई ब्रेक, सीधे उतरे और तुरंत बायलैटरल मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक बातचीत वहीं से शुरू हुई जहां अमेरिका में छूटी थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी साल जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अपना स्टेट गेस्ट बनाया था। उनके सम्मान में स्पेशल स्टेट डिनर दिया था। अब बारी मोदी की है। बाइडेन मोदी के स्टेट गेस्ट तो नहीं है, लेकिन सम्मान पूरा है। मोदी और बाइडेन की मीटिंग का एजेंडा स्पष्ट है। दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। भारत अमेरिका से परमाणु ऊर्जा के लिए छोटे रिएक्टर लेना चाहता है। डिफेंस के क्षेत्र में 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हो चुकी है। दोनों देशों के बीच GE जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ सकती है।
दोनों नेताओं के बीच में रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी बातचीत अहम है। युद्ध रोकने के तरीकों के अलावा अनाज संकट से निपटने पर भी बात हुई। G20 में ध्रुवीकरण नया मुद्दा है। चीन और रूस एक कैंप में है। चीन के राष्ट्रपति तो आए भी नहीं। सूत्र बताते हैं कि इस मुद्दे पर भी बात हुई है। मैं ये कह सकती हूँ कि वैसे वैश्विक गुर्बत जो G20 में भी हम बात करेंगे उसके बातचीत होगा। और इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है। और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। मोदी के एक और मित्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी G20 सम्मेलन के लिए भारत पहुंच गए हैं। सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भारत आए हैं। अक्षता इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। इसी वजह से ऋषि सुनक इंडिया के दामाद भी हैं। ऋषि सुनक के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है और ये बातचीत कल यानी कि 9 सितंबर को प्रस्तावित है। दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत में मुख्य मुद्दा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होगा। दोनों ही देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफी दिनों से बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद से ब्रिटेन अपने पुराने ट्रेड रिलेशंस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। Both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए जब वो भारत पहुंचे तो उनके हाथों पर बंधे हुए कलावा की चर्चा फिर से शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत करने गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक की पत्नी को गिफ्ट में रुद्राक्ष, गीता और हनुमान चालीसा दी है। ऋषि सुनक को खुद के हिंदू होने पर बहुत ज्यादा गर्व है। उनके ये बयान भारत में सनातन पर सवाल उठाने वालों को मिर्च लगाने का काम जरूर करेंगे। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. G20 की समिट के लिए दिल्ली पहुंचने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो खास फैन भी मौजूद थे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। इसी साल इन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी जब इसी साल मई में ऑस्ट्रेलिया गए थे तो प्रधानमंत्री एल्बनीज ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने बॉस बता डाला था। Prime Minister Modi is the boss. इसी तरह से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब मार्च में भारत आई थी तो मोदी को दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बता दिया था। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is that the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मोदी की लोकप्रियता अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। भले ही दुनिया के बड़े बड़े नेता G20 की समिट में भारत आए हों, लेकिन मोदी की अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 76%। अमेरिका के राष्ट्रपति इस लिस्ट में 8वें पायदान पर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 40% है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 15वें पायदान पर हैं, जिनकी रेटिंग सिर्फ 29% है। इसीलिए तो इन नेताओं के बीच मोदी का जलवा कायम है।
इसीलिए भारत इस समिट का इस्तेमाल दुनिया को यह दिखाने के लिए कर रहा है कि अब यह वक्त भारत का है, जहां संस्कृति भी है तो एक ग्लोबल लीडर होने की सारी खूबियां भी। मोदी की लीडरशिप में भारत को पता है कि उसे ग्लोबल लीडर बनने के लिए क्या करना है। इसीलिए भारत G20 की अपनी अध्यक्षता में दुनिया के गरीब देशों की बात कर रहा है। दुनिया के इन अमीर देशों ने अभी तक सिर्फ अपने बारे में सोचा है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या कोई भी दूसरा विकसित देश, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन भारत के संस्कारों में अपना नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हित शामिल है। इसीलिए तो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी भारत के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। और यही इस बार G20 की थीम भी है। यह करीब करीब तय माना जा रहा है कि इस बार के G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी इसका सदस्य बना दिया जाएगा और भारत ने इसके लिए चीन और रूस को भी राजी कर लिया है। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों वाला एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें अफ्रीका के देश शामिल हैं। EU यानी यूरोपियन यूनियन के बाद AU यानी अफ्रीकन यूनियन इस समूह में शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय संगठन होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि AU के शामिल होने के बाद G20 का नाम बदलकर G21 होगा या नहीं। With regard to the African Union, Sherpa sir has already said that Honorable Prime Minister wrote a letter to all countries of the G20 proposing that African Union be included as a full member of the G20. We expect that the summit proceedings starting tomorrow morning would take a suitable decision on it. हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। असल में इस प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप की बात भी हो रही है और अमेरिका उनका सपोर्ट भी करते हैं। भारत की अध्यक्षता में AU के G20 में शामिल होने की घोषणा होती है तो यह बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल साउथ के एक बड़े हिस्से को इस आर्थिक फोरम में जगह मिल जाएगी। भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने की कोशिश कर रहा है, पर यह ग्लोबल साउथ है क्या? अगर आप ध्यान से यह ग्लोब देखें तो आपको दिखेगा कि दुनिया के मानचित्र पर दक्षिण के देश गरीब हैं, विकासशील हैं। इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ग्लोबल साउथ फ्रेज व्यापक रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशियानिया के इलाकों के लिए किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया को भी ग्लोबल साउथ के रूप में ही देखा जाता है। दूसरे शब्दों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका को छोड़ बाकी इलाकों को ग्लोबल साउथ में रखा जाता है। ग्लोबल साउथ के ज्यादातर मुल्क कम आय और राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से हाशिए के देश हैं और भारत इन्हीं ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। We started our presidency on which the Foreign Secretary will talk about with a meeting of the Voice of the Global South. We got the perspective of 125 leaders and then we remained focused on the perspective of the Global South and the requirements of the developing countries. And the New Delhi Leaders Declaration, which many of you will see post the summit, you will see it as a voice of the Global South and the developing countries. No document in the world would have such a strong voice for the Global South and the developing countries as the New Delhi Leaders Declaration. And therefore, the Prime Minister's vision of India's G20 presidency being a very inclusive presidency has been our aim. यानी भारत पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि वो क्या कर सकता है। गरीब, पिछड़े और हाशिए पर पड़े देशों का दोहन तो सबने किया है, उन्हें उपनिवेश तो खूब बनाया है, लेकिन उनकी आवाज नहीं उठाई। और यही सब मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है। ये भारत का डेवलपमेंट मॉडल है जिसमें डेवलपमेंट इन अ ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट यानी people above profit in a free, open, democratic, transparent system। ये पीएम साहब ने कहा है कि हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया है G20 को।
सर अब ये G20 नहीं है, जैसे पीएम साहब बोले ये G200 बन चुका, अब तो अफ्रीकन यूनियन भी आ रहा है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, और तीनों से जब हमने ये वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट किया था जनवरी में, वर्चुअल समिट, तो तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने, कुछ मंत्री जो मेरे दोस्त हैं उनसे बातचीत होती रहती है व्हाट्सएप और बाकी चैनल्स के जरिए, कहा कि वी आर सो ग्रेटफुल कि भारत ने हमारी आवाज उठाई, हमारा प्रतिनिधि बनाए, क्योंकि हमारी आवाज, ये एक बहुत पुरानी एक संस्था है, बड़ी बुजुर्ग सी संस्था, न्यूयॉर्क में नाम सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, कभी सो जाती है कभी जाग जाती है, कुछ पता नहीं होता क्या उसका हाल है। वहां तक उनकी आवाज पहुंचती थी, कोई सुनता नहीं था। अब उनके राजदूत नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी उनकी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इन तीनों देशों के लोगों ने मुझसे कहा कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, और फिर मैंने जवाब मुस्कुरा के दिया, यही है राइट चॉइस बेबी, हम कभी धोखा नहीं देंगे आप।